नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी व अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट हो रहा है 8, 9, 10 जनवरी को मुंबई में लोखंडवाला में। उसके लिए आज हम आमंत्रित करने आए हैं आज की बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका साक्षी होलकर, जो इंदौर से हैं, और इंदौर से लता मंगेशकर जी भी हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर भी कई मध्य प्रदेश के कलाकार आते हैं। और साक्षी होलकर बचपन से ही गा रही हैं और उनके पिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मुझे लगता है 2-2.5 साल ही हुए हैं इनको मुंबई आए, और इनके पिता व्यापार वगैरह सब वहाँ पर अपना कम करके पहले बिटिया पर ध्यान दिया, और आज बिटिया को इतना स्थापित कर दिया कि कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़ी बड़ी गायिकाओं के लिए गा रही हैं। देश विदेश में इनके बहुत शो हो रहे हैं, और अब उनसे बातचीत करते हैं। हाँ बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे है ना? ये आप साक्षी होलकर हैं। और साक्षी, तुम्हारी यात्रा इंदौर से और यहाँ तक की अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन फिर भी 2 साल में तुमने बड़ा मुकाम बनाया है। लोगों की जुबान पर, दिलो दिमाग में आपके गाने आए दिन बज रहे हैं और बड़ी अच्छी चर्चा होती है आपकी। तो ये यात्रा और इतनी जल्दी सफलता, इसके पीछे बचपन से मेहनत है? बिल्कुल बिल्कुल। बताएं, इंदौर से यहाँ तक की अभी तक की यात्रा, फिर बाद में आपके गानों पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो केशव जी, सबसे पहले तो जैसे मेरी बचपन से आज तक की ग्रोथ का सबसे बड़ा एक मुझे लगता है इन्होंने लाइव एग्जाम्पल देखा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब स्टेज नहीं हुआ करता था गाने के लिए, और पापा ने केशव जी से सबसे पहला स्टेज जो था मुझे इन्हीं ने दिया था। तो तब मैंने परफॉर्म किया था एक गाना स्टेज पर, और ऐसे धीरे धीरे स्टेजेस ढूंढे पहले तो इंदौर के अंदर, और फिर उसके बाद प्लेबैक जो था एक हमेशा से एक ड्रीम रहा है मेरा। तो 2014 में इंडियन आइडल जूनियर आया, जहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा एक मुकाम हासिल किया, जहाँ से एक फेस वैल्यू मिला मुझे। तो 2014 में इंडियन आइडल करने के बाद एक हौसला मिला कि हाँ चलो हम कुछ कर सकते हैं। और 2014 में वो करने के बाद 2016 में मकरंद देशपांडे जी जो हैं, उन्होंने मेरी आवाज़ राम गोपाल वर्मा जी को सुनाई। क्या बात! और वो आवाज़ सर को बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने मुझे स्टूडियो बुलाया, और वहाँ से जो है मेरा प्लेबैक की जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पर उन्होंने मुझे उनकी नागार्जुन जी की फ़िल्म के लिए सबसे पहला जो मैंने प्लेबैक किया वो नागार्जुन जी की फ़िल्म के लिए था, ऑफिसर। उसके बाद भगवत गीता फिल्म मैंने उनकी करी। फिर इस तरह से मैंने काफ़ी सारी फिल्में उनकी की, और उसके बाद फिर अभी जो रिसेंटली मेरा सॉन्ग रिलीज़ हुआ द गर्ल ऑन द ट्रेन, परिणीति चोपड़ा के लिए। तो यहाँ तक कि धीरे धीरे एक ये जर्नी कब बन गई मुझे पता नहीं चला। अभी लॉन्ग वे टू गो है, अभी भी काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। साक्षी, रियलिटी शो में जो कलाकार आ जाता है उसको क्या है, स्टेज शो से इतनी कमाई होने लगती है, वो 30 दिन कार्यक्रम करता है तो वो भूल जाता है कि मुझे फिल्मों में कभी गाना है। लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता, उनकी जो शिक्षा रही है और एक लक्ष्य रहा है कि नहीं आपको फिल्मों में ही स्थापित होना है, तो आप बताएं, वो शुरू से यही मकसद था कि फिल्मों में ही पहले सफल होना है? स्टेज शो तो चलते रहेंगे, लेकिन फिल्मों के लिए किस तरह की अलग तैयारियां की आपने? मुझे लगता है हर इंसान का अपना एक ड्रीम होता है जो वो अपने बचपन में सोचता है, या पता नहीं कुछ लोगों का बदलता रहता है कि नहीं अभी मैं ये करूँगा। पर मेरा एक पर्सनली मुझ पे डिपेंड था कि मैं बचपन से ही प्लेबैक की तरफ ज़्यादा रुझाव रखती थी। मुझे हमेशा से लता जी को सुनना, आशा जी को, मैंने आशा जी के काफ़ी सारे शोज़ भी करे। तो बचपन से मेरा विजन जो था वो क्लियर था कि मुझे प्लेबैक करना है। अभी ये कैसे होगा, कहाँ होगा, ये तो बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मेरा क्लियर था कि मुझे प्लेबैक करना है। और हर फील्ड में अगर आप स्टेज शो भी करते हैं तो अगर आप जो भी आप करें, मुझे लगता है उसमें अगर आप 100% दे रहे हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो बेस्ट चीज़ है। तो मेरा प्लेबैक एम था, इसलिए मैं प्लेबैक कर रही हूँ। और अगर किसी का स्टेज शो, बहुत लोग हैं ऐसे जिनका स्टेज शो ही एम है, तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं है, लेकिन 100% हमें देना है। और प्लेबैक के लिए जो था फिर मेहनत जो थी वो एक अलग मेहनत है, क्योंकि स्टेज रियलिटी अलग है, रियलिटी शो भी अलग है, स्टेज शो भी अलग है। वैसे ही रिकॉर्डिंग का जो एक अपना मतलब एक ग्रूमिंग है वो एक अलग है, क्योंकि आपको किसी के लिए गाना है, हर सिचुएशन अलग होगी। हाँ, हर सिचुएशन अलग मिलेगी, और हर डायरेक्टर अलग होगा, उनकी सोच अलग होगी, उनके सुर अलग होंगे। तो वो उसमें हमें जो है ढलना है, और मुझे लगता है सबसे पहले अपने आप को भूल के वो कैरेक्टर के अंदर हमें एंटर करना है, उसके बाद ही हम लोग शायद वो निभा पाते हैं। अच्छा, मैंने देखा है हजारों रियलिटी शो में कलाकार आए, लेकिन फिल्मों में मुझे लगता नहीं क्योंकि ज़्यादा कोई सफल रहा। तो क्या वो होने के बाद वो भूल जाते हैं कि फिल्मों में गाना है, बोले हमको इंतजार नहीं है, कौन किसके चक्कर काटेगा?
तुम जैसी नई जनरेशन की लड़की, मतलब तुम तो रियाज करती होगी, लेकिन आज की जो नई जनरेशन है वो रियाज नहीं करती। सही बात। आप रियाज के बारे में बताएं आप। बिल्कुल सही बात है। आजकल सबको मतलब तुरंत रिजल्ट चाहिए। मतलब YouTube पे भी आप देखेंगे अगर, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ उन्हीं वीडियोस को आते हैं जिनके ऊपर वो थंबनेल ये लगा होता है कि 5 मिनट में रियाज, 5 मिनट में सीख जाइए। तो ये जो 5 मिनट वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो हमको ये दिमाग से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट में लाइफ में कुछ नहीं होता, और वो होता है तो वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ें आपको जल्दी मिल जाती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको धैर्य रखना होगा। सबसे जो पहली चीज़ है धैर्य। उसके बाद फिर आता है रियाज, उसके बाद आपकी मेहनत, आपका एक्सपीरियंस, अनुभव भी बहुत बड़ी, मैं हमेशा कहती हूँ अनुभव ही आपका अध्यापक है सबसे बड़ा। आप कितना भी सीख लीजिए क्लास जाके, आप कॉपी किताब सब, क्योंकि क्लास में 10 बच्चे होते हैं, तो क्यों 10 की 10 एक जैसे नहीं गाते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। तो एक है उसमें से अनुभव, फिर दूसरा पास्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन और बच्चे की जो धैर्य होना चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जो आजकल की जनरेशन में कम है, कम लोग ऐसे हैं, कम बच्चे ऐसे। अच्छा, आप फिल्मों में भी गा रही हैं, टीवी सीरियल में भी गा रही हैं, वेब सीरीज़ के लिए भी गा रही हैं, और ऐप के लिए भी गा रही हैं। अभी हाल ही में आपने जय भीम के लिए गाना गाया। आपको ज़्यादा कठिन या चुनौती कहाँ लगती है? फिल्मों में लगती है, फिल्म के गाने के लिए लगती है, टीवी सीरियल में लगती है, या वेब सीरीज के, या एल्बम के लिए? कहाँ ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है? अच्छा, वैसे कठिनाई तो ज़्यादा सिंगिंग दोनों ही चीज़ में ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मुझे कठिनाई तो मुझे पता नहीं कि कभी आई हो, लेकिन पता नहीं। नहीं, जैसे परिणीति चोपड़ा के लिए आपने कुछ तैयारी की अलग से? नहीं, मैं हमेशा इनफैक्ट मैं, जब मेरे पास गाने आते भी हैं व्हाट्सएप पे, मुझे लोग, कुछ कंपोजर्स हैं जो अपना गाना शेयर करने के लिए अवेलेबल, इजीली आपको शेयर कर देते हैं कि आप रात को प्रिपेयर कर लो और आप सुबह स्टूडियो आ जाओ। तो भी मैं गाना एक बार से ज़्यादा फिर नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे शायद मेरी रियाज ऐसा हुआ है, मेरी ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि मैं इंस्टेंट रिजल्ट में ही बिलीव करती हूँ, कि मैं जाकर तुरंत सबके साथ बैठ के चर्चा करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही मैं गाने पे वर्क करती हूँ। मेरा उतना ही टाइम ड्यूरेशन मैंने हमेशा रखा है। तो मेरा जो प्रोसेस है वो ये है कि मैं इंस्टेंट ही वहाँ पर जाके गाने को समझकर और वो वाइब्स के साथ मैच करके और फिर गाना गाती हूँ। नहीं, मान लीजिए परिणीति चोपड़ा के लिए गाना था आपको, हाँ जी। तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसको आपने देखा, विजुलाइज किया कि परिणीति ऐसा करती है वैसा करती है? परिणीति को नहीं विजुलाइज करा गया, लेकिन गाने का जो शादी, जैसे जो ट्रैक था वो शादी का ट्रैक था। तो हमें पूरा जो शादी का माहौल है, एक शादी की एक बहन ही गा रही है, कोई एक हीरोइन ही गा रही है, वो फील देने के लिए हमको वो जोन में जाना पड़ा कि हाँ, एक सेलिब्रेशन वाला माहौल में। तो ये बिल्कुल है कि गाने के साथ जस्टिस करने के लिए आपको वो कैरेक्टर, जैसे छल्लों के निशान मेरा एक सॉन्ग आया था सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए, तो सैड सॉन्ग है, और मुझे अभी भी याद है कि स्टूडियो में जब मैंने एंटर किया था तो इंदर सन्नी सर ने कंपोज किया, कुमार सर ने लिरिक्स लिखे इसके। तो जब मैं गाने लगी तो ऐसे जो मेरा नेचर है वो बहुत स्माइल, हमेशा खुश, ऑब्वियसली सब ऐसे ही रहते हैं, तो उसके लिए इतना सैड होना पड़ा मुझे 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे बाद भी जब गाना हो चुका था तब मैं वो जोन से ही बाहर नहीं आई। क्या मतलब उसमें एकदम ढल गई थी? ढल गई थी। तो वो गाना मुझे लगता है जो मैंने सबसे ज्यादा, मेरे को एक चैलेंज रहा है। तो ही फील आ पाया उसका गाने? तो ही फील आ पाया। अच्छा, आप सुनिएगा वो सॉन्ग। अभी आप देश में और विदेशों में भी कई शो कर रही हो, और इस समय जो वेडिंग में सबसे बड़ा नाम है जो संगीत में, गायक में, मिड ब्रदर्स। मतलब भारत के, दुनिया में लोग उनको मानते हैं कि भारतीय संगीत का मतलब मिड ब्रदर्स को बुलाना चाहिए, पहली चॉइस ही होती, और उनके साथ आप स्थायी रूप से जुड़ी, मतलब हर प्रोग्राम में उनके साथ रहती हैं। बिल्कुल। क्या अलग से तैयारी करना पड़ती है, और विदेशों में कहाँ कहाँ आपके शो गए अभी? मीत ब्रोस जो हैं, एक उनको मैं हमेशा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये स्टेज मुझे उस काबिल समझा, उनसे सीखने को भी क्या-क्या मुझे नया बहुत मिला? कुछ सीखने को मिला उनसे, और परफॉर्मेंस जो उनका है वो तो आपने जैसा बता ही दिया इंट्रोडक्शन, लेकिन इंस्टेंट, अब स्टेज एक इतना अलग चीज़ है जहाँ पर ऑडियंस कई बार बहुत ठंडी बैठी होती है। कई बार एक बार अभी रिसेंटली हमारा एक शो हुआ जिसमें एकदम ऑडियंस ठंडी बैठी है, और मैं सोच रही थी कि आज कैसे परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, और मैंने कहा यार ये लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल बैठे उदास ही बैठे थे, वो शादी लगी नहीं रही थी। तो मुझे लगा ये लोग नहीं नाचने वाले। मैंने कहा आज तो शो खराब ही हो जाएगा। और जब सर ने स्टार्ट किया गाना, सो आई स्टिल रिमेंबर कि उठा के उन्होंने सीट पे से लोगों को इतना नचाया, और एंड में जो पोजीशन थी वो ये थी कि शो खत्म हो गया है और वो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा और।
तो ये जो जादू है वो मीत ब्रोज में है, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं स्टेज पर जो परफॉर्म कर रहे हैं और भी लोग हैं, उनमें ये जादू है। और मैं उनसे ये चीज़ ग्रैब कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ कि किस तरह से आपको एक साइलेंट माहौल को भी आपको एक पार्टी हाउस बनाना आना चाहिए। तो आई थिंक मीत ब्रोज इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी, पावर, एनर्जी। उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। अभी हाल ही में आपका जो एल्बम हिट हुआ है वो कौन सा है? मैनू लगदा मेरा अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ जी से, जो कि 47 लाख क्रॉस हो गया है। क्रॉस हो गया, हाँ, मतलब 50 लाख अबाउट टू रीच। जी जी। और ये आपका हरियाणवी में भी अभी कुछ अच्छा है? हाँ, हरियाणवी भी मेरा एक सॉन्ग आया है, गोरी तेरे प्यार में। एक डिज्नी हॉटस्टार की एक सीरीज़ है जो कि जिसमें म्यूज़िक कंपोज किया है मनदीप पंघाल ने, और वो गाना काफ़ी हिट हुआ है। रील्स बन रही हैं उस गाने पे काफ़ी इंस्टाग्राम पे, और फिल्म मतलब जो सभी लोगों ने टाइटल ट्रैक जो है उसका हरियाणा में सुन रखा है उस गाने का, तो वो बड़ा हिट हुआ है। आज के दौर में जो गानों का आइए सर, स्वागत है, आइए सर, आइए। अब हमारे बीच नितिन गायकवाड़ साहब आए हैं, जो बड़े ही हिट गीतकार हैं। जैसा कि पहले भी बताया था कि अभी जो हाल ही में लॉकडाउन के बाद जो 2 बड़ी फिल्में सुपरस्टारों की रिलीज हुई, सूर्यवंशी और अंतिम, सलमान खान की और अक्षय कुमार की, उसमें आप ही के गीत थे। और साक्षी को भी आपने अपने गीत गवाए हैं, आपने लिखा है जय भीम के लिए। तो साक्षी की गायिका के बारे में जरा आपसे जानना चाहते हैं। वही मैं कह रहा था, सूर्यवंशी, अंतिम, उसके बाद जय भीम। वाह वाह। और काफ़ी काम किया इन दिनों हम लोगों ने हैदराबाद में भी राम गोपाल वर्मा की। आज मैं देख रहा था गाना आपका। हाँ, मैंने खतरा है। तो शी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल। आपने इन्हें कैसे चुना सर, ये आपके इसके टाइटल सॉन्ग के लिए? साक्षी में क्या देखा है, इनका गाना सुना था, कब आपने? नहीं, जैसे मैं वो गाना सोच रहा था तो दिमाग में चल रहा था साक्षी साक्षी। और इस बात का भगवान साक्षी है, अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, नई वॉइस है और इनका फ्यूचर ब्राइट है। तो ये मेरा वही, इनकी आवाज़ कहाँ सुनी आपको, जो आपने टाइटल सॉन्ग के लिए लिया, इतनी बड़ी है बात की आ रही? राम गोपाल वर्मा की 2 फिल्में मैं कर रहा था। पहले आप लगा लीजिए, फिर आप बताइए, वो एडिट कर लेंगे बाद में। पहले आप लगा लो। ओके। डन। राम गोपाल वर्मा जी की मैं 2-3 फिल्में कर रहा था लगातार। यही पिछले दिसंबर की बात है। तो वहाँ पर मीटिंग, सीटिंग और रिकॉर्डिंग का सब काम चल रहा था। तो वहाँ पर मैंने गाना कर दिया था। तो रामू जी ने इनको बुलाया था गाना गाने के लिए। तो ये तेलुगु गाना गा रहे थे, राइट? अरे क्या बात है, वाह। तो वही गाना हिंदी में मेरा था। तो वहाँ हम लोग ने जब बातें की रिकॉर्डिंग के दौरान, तो हम लोग 2 घंटे तक हम लोग बात करते रहे, एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। बिल्कुल। तो उसके बाद इनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा लगा और शी इज़ वेरी टैलेंटेड, में देखा भी। तो उसके बाद जो हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये इनकी आवाज़ कुछ नहीं लगी? आवाज़ नहीं है, और ये सबसे अच्छी बात, ये गाने को पिक बहुत जल्दी से कर लेती है। ये बात, वाह। जैसे कि मैं जब गाना करता हूँ तो आजकल ऐसा था कि पैकेज में हम लोग गाना ले लेते हैं। तो पैकेज में ले लेते हैं गाना। अभी इनका ऐसा, ये गाना समझ जाती है और आधा 1 घंटे में काम हो जाता है, तो फिर पैसे भी बच जाते हैं। being very opening all the times. ओपनिंग। ये तो वही, जब Being very genuine. पहले से कुछ गायिकाओं को आपने दिमाग में रखा होगा, जब इनकी आवाज़ सुनी आपने तो इनसे गवाया? नहीं, पहले जब मैं लिख रहा था तभी मेरे दिमाग में आया साक्षी साक्षी, इसका भगवान साक्षी है। तो नहीं, बिल्कुल। अब हमारे बीच गिरीश वानखेड़े जी जय भीम के सीईओ हैं, और आपने जैसा कि गाना लिखा है, उसको कंपोज किया है, साक्षी ने गाया है। तो उस गाने के बारे में आपने कब सुना, कब इनकी आवाज़, और कब आगे कैसे बढ़ी बात? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि नितिन और मैं एक दूसरे को करीब 15-20 साल से जानते हैं, मतलब बहुत करीबी दोस्त हैं हम लोग। और नितिन को जब मैंने गाना दिया करने के लिए, तो मैंने नितिन को ये बताया कि नितिन आप ये गाना करो, लेकिन इसमें वो मत करना जो रेगुलर लोग करते आए। क्या बात? तो मैंने उनको ये समझाया कि इस गाने को लेकर आपको क्या नहीं करना है। क्या बात है, तो बहुत बड़ी मैंने उनको ये नहीं बोला क्या करना है, क्योंकि क्या करना है वो तो जानते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर है, राइटर है, लिरिसिस्ट है, कई सालों से हम उनको जानते हैं। तो मैं उनको ये नहीं बताना चाह रहा था ये कर ये कर।
मैंने कहा देखो ये जो गाने हैं ना इस तरीके के होते हैं, ये नहीं ये मुझे नहीं करने हैं, तुम वो करो जो तुमको अच्छा लगता है। तो इसने जब ये सोचा तो मुझे एक बोला, तो इसकी जैसी आदत है अपना ऐसा हाथ करेगा बजाएगा और बोलेगा कुछ ऐसा, कुछ किया, थोड़ा सा किया, 1 मिनट किया, 2 मिनट किया। और क्या है कि मैं उसको पहले से जानता हूँ तो मुझे मालूम है कि इसकी क्रिएटिव एनर्जीज किस तरीके से चैनलाइज होती है, कब ये किस वक्त किस मुकाम पे किस वक्त पे क्या एक्सप्रेस कर सकता है, इसका मुझे अच्छी तरीके से वाकिफियत थी। तो जैसे उसने बोला कि ये ट्यून है और इस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ, सुनने के बाद जब इसने रफ मुझे सुनाया तब मैंने इससे कहा कि ये गाना आपने लिखा भी है, आप कंपोज भी कर रहे हो इसको, अब इसके साथ इसका वीडियो जो बनेगा उसको भी आप ही डायरेक्ट करोगे, ये सारे गाने की जिम्मेदारी आपकी। और ये भरोसा इतना अच्छा था कि उन्होंने जब वो MC तोड़फोड़ गा रहा था यहीं पे, तो भी ये आए नहीं। ये भरोसे की बात है कि नहीं ये काम कर रहे तो सही करेगा। जब साक्षी गा रही थी तो भी वो नहीं आए, तो अभी तक जब शूटिंग हो रही थी तभी भी नहीं आए। तो इतना बड़ा भरोसा, इसके लिए थैंक्स सर। थैंक यू। आज साक्षी ने कहा कि गिरीश सर से मुझे मिलना है, अभी रिकॉर्डिंग से आई है, 2 रिकॉर्डिंग करके आई है। हुआ। तो सर Thank जब you. गाना सुना तो इनकी आवाज़ आपको जैसे कि उन्होंने बताया मुझे एकदम कहीं रिकॉर्डिंग में सुना और अलग लगी। तो आपने जब गाना सुना, क्योंकि आप तो समीक्षक हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं आप, तो किस अलग लगी इनकी आवाज़? मुझे देखो जैसे नितिन का गाना शुरू हुआ और उसकी पहले दोनों लाइनें जब मेन मुखड़ा शुरू होता है और उसके बाद आपकी आवाज़ होती है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे आपके जोर से दूर से आती हुई आवाज़ आपके दिल को टकराई हो। वाह, एक आवाज़ होती है जो अब्सॉर्ब कर लेते हैं ना, एक टकराती है, अरे वाह, आपकी आवाज़ में वो झनकार है। अरे वाह वाह, क्या बात। तो वो इसकी शुरुआत होने के बाद ही फटाक से आपकी आवाज़ होती है ना, तो क्लिक हो जाता है। फिर आपका वो जो स्टाइल है वो स्टाइल डिफरेंट है क्योंकि यंग है, तो यंग भी है, डिफरेंट भी है और उसमें बहुत एनर्जी है। राइट। तो 2 या 3 देखो, एक बोलते हैं ना कि वो पूरे खाने की पहचान एक छोटे से पार्ट से हो सकता है। राइट। तो उसी तरीके से आपने जो गाना का जितनी लाइनें की है उससे काफ़ी एनर्जी है, बड़ी स्टाइल है, और दूसरी बात आपकी आवाज़ में खनक है। थैंक यू। तो मैंने जब इसको बोला नितिन से को, जब हम सर से बात कर रहे थे नितिन को कि आपने गाना किया और उसमें वो लड़की की आवाज़, अच्छा दूसरी बात क्या है कि फीमेल वॉइस उसमें एक ही है, सोलो है, तो आप वैसे भी स्टैंड आउट होती हो, और स्टैंड आउट होने के साथ साथ आपने जो गाया है वो बहुत कमाल गाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साक्षी का भविष्य काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम कर रही है, और जितने खुश हम हैं कि हमने ये प्रोड्यूस किया है गाना, उतने खुश दर्शक भी होंगे, श्रोता भी होंगे जब वो सुनेंगे कि इतना अच्छा गाना साक्षी ने गाया हुआ है। तो श्रोता और एंड दर्शक- आई वाज वाचिंग, शी इज सिंगिंग, शी इज डांसिंग व्हाइल क्या सिंगिंग। बात। यूज करो फिल्टर, बनाओ वीडियो, मन चाहे लैंग्वेज में गाने गाओ, ये है नया ऐप, नो जनरेशन गैप, यारों के संग मिल जय बेभरो, सच करे ड्रीम, जय भीम, बड़ा सीधा है सीन, जय भीम, हो जाए इसमें रंगीन, जय भीम, जीते तेरे यकीन, जय भीम। अरे अभी भी याद है, वाह क्या बात है, यही खासियत। कंपोजर से हम गाना ले लेते हैं। नहीं, इवन जब मैं वीडियो शूट कर रहा था इनका, तभी भी रिकॉर्डिंग था, कुछ हैदराबाद से लोग आए थे। तो मैंने कहा साक्षी यार तुम नहीं आ रही हो, कैसे होगा? तो बोले नहीं मैं आऊंगी, मैं उनको लटका दूंगी। और वो नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं मैनेज कर लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। ऐसे मैनेज किया, और इतने दूर मठ में, वो दूसरे कोने में मालवनी के पास वो आई, और वो ड्रेस में ही आई, रेड ड्रेस में, मेकअप भी करके आई, मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ी, और उसने जो काम किया मैंने दिखा भी दिखाऊंगा। अरे मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था कि जब ये लोग काम कर रहे हैं, आपकी वॉइस से वैसे भी मैं कायल हो गया। इसके बाद टोटल जितने भी सिंगर्स हैं सारों ने बड़ा अच्छा काम किया, इसका कंपोजिशन अच्छा है, आप देख रहे हो कि कितना कैची है हमारा सॉन्ग और कितनी कैची ट्यून है, तो वो तो बेहतर था ही था। लेकिन अब हम सारे एक्साइटेड है उस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो एज ए प्रोड्यूसर मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया होगा। नहीं, सही बात है। वीडियो के जो है तो फिर वीडियो का जो शूट किया है हमने, जो शूट किया है उसके 2-3 कट्स बना चुका हूं मैं, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूं। लेकिन उसमें और इनपुट डालने के लिए मैं परसों शूट कर रहा हूं। कुछ नेचुरल चीज़ है,
लोकेशन से ऑटो वाले हो गए, रास्ते वाले हो, ताकि वो चीज़ जितनी अच्छी बनी उतनी पब्लिक से जुड़े और पब्लिक को लगे कि उनका गाना है। गाना क्या nice, बात है। nice. वाह वाह क्या बात नहीं, आपकी 2 लाइन बताइए ना जाके, जो आपकी जो 2 लाइनें बड़ी कमाल की। ये सारी लाइनें आपने गाई थी। हाँ वो वाली लाइनें जो है ना बंटा क्या अच्छा, जो था बंटाई वाली लाइन। बंटाई वाली लाइन बड़ी अजीब सी हाँ, वो लगी, बहुत ही डिफरेंट है, अलग ही है, लेकिन खैर अगर आपको याद आती है तो मुझे बताइए। हाँ, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, बड़ा फ्रेंडली ऐप है ये बंटाई। वो मुझे, क्योंकि वो इतना ज्यादा हमने स्मार्ट, सुना है कि हम भूल इतना गए। स्मार्ट लिंगो है वो, हाँ, क्योंकि वो बहुत कैची है। और मुझे लगता है कि हर 5 या 6 सालों के बाद ना भाषाएं बदलती है, भाषा के शब्द बदलते हैं, उसके रूप बदलते हैं, उसके रंग बदलते हैं। हर 15 किलोमीटर में तो इस देश में भाषा बदल जाती है, डायलेक्ट्स बदल जाते हैं, स्लैंग्स बदल जाते हैं, तो वैसे समय के साथ साथ भाषा बदलती है। तो ये हमारा जो गाना है ये आज की भाषा का गाना है। हमारे पास ऑलरेडी एक एंथम बना हुआ है जो ललित साहब, जतिन ललित के ललित ने कंपोज किया है, शान ने और जावेद अली और पलक मुच्छल ने वो ऑलरेडी ओरिजिनल गाना गाया हुआ है। लेकिन मैं चाहता था कि एक ऐसा गाना हो जो आज की भाषा का गाना हो, और ये रोज़मर्रा की भाषा में जो लोग बात करते हैं, सही बात। उस भाषा में अगर कोई गाना लिख सकता है वो नितिन था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने यस, तो पहला और आखिरी नाम हम यही सोचते हैं कि आज की भाषा का गाना ये लिखेगा, तो इसी के लिए हमने इसको गाना दिया। इन्होंने गाने के साथ जस्टिफाई किया और फिर आपने गाकर और भी उसके 4 चांद लगा दिए। नहीं हम इन्हीं का चेहरा है। भाई मेरा ही चेहरा है, इंदौर से आया हुआ। चलिए, तो शुभकामनाएं आप सभी को। Thank गाना you, आपका- thank और आप लोगों ने साक्षी ओलकर को तो बचपन से देखा होगा। बचपन में क्या सारे गाँव में थे ना, इंडियन आइडल। इंडियन आइडल में बचपन से इतनी सी थी, काफी मैंने यही कहा सर कि इंडियन आइडल में हजारों गायक हैं, लेकिन फिल्मों में नहीं गा पाते हैं वो, और लेकिन इन्होंने वहाँ से करके आज ये एल्बम, फिल्म, स्टेज शो, वेडिंग वाले देश विदेश में काफ़ी शोज करते हैं। ये काफी मेहनत है, काफी शोज करती है, 2-2 घंटा स्टेज पे गाती है, मैंने देखा है इनके यूट्यूब मिड ब्रदर्स आज इंडिया में नंबर 1 है वेडिंग में, पूरी उनके साथ हर शो में रहती है। तो अभी लंदन गई थी और अलग अलग दुबई सब बहुत लगातार अच्छा, बहुत अच्छा। हमको बड़ी खुशी हुई है कि आप इतना कम उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हो। गिरीश जी से जुड़ी है तो मतलब पूरी इंडस्ट्री जुड़ गई। हाँ, बात है। नहीं सभी का सपोर्ट है, इसीलिए सब पॉसिबल है, वरना हम लोग तो क्या है कुछ भी नहीं कर सकते अगर सबका सपोर्ट नहीं होता। अगर आज केशव जी आने होते तो हमें कोई इंटरव्यू ये हम लोग को गुड मोमेंट्स नहीं मिलते, राइट? सही तो आई थिंक सब एक दूसरे के सपोर्ट से ही पॉसिबल होता है। सो इट्स अ टीम वर्क एंड चीयर्स टू जय भीम टीम। सर ने आपको डिनर पे इनवाइट किया है यहाँ पर। वाह। तो उसके पहले हमने बात जय करी। भीम। जय भीम। जय भीम। थैंक यू। थैंक यू।